वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है 7th एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें 16 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे और आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। एक्सप्लेन सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। With the help of photovoltaic cells, solar energy can be converted into electricity. फोटोवोल्टिक सेल्स की सहायता से हम लोग सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। These cells use स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल। इन सेल्स में स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है टू कैप्चर सोलर एनर्जी, जिससे कि सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य की किरणों को कैप्चर किया जाता है एंड देन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और फिर इसी एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। स्पेशल काइंड से ये जो सेल्स क्रिएट की जाती हैं फोटोवोल्टिक सेल्स, ये कैप्चर करती हैं सोलर एनर्जी को, जिसे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। बेनिफिट्स। Point number 1, this technology is extremely useful for remote areas. रिमोट एरियाज का मतलब ऐसे एरियाज, ऐसे क्षेत्र जो शहरी सीमा से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। एक प्रकार से मान लीजिए आदिवासी इलाका। एंड फॉर प्लेसेस वेयर सप्लाई ऑफ पावर थ्रू ग्रिड और पावर लाइन्स इज आइदर नॉट पॉसिबल और प्रूव्स वेरी कॉस्टली। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसे क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है जो शहरों की सीमा से बहुत ज्यादा दूर हैं, जहां पर पावर लाइंस की सहायता से बिजली को पहुंचाना संभव नहीं है या फिर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, यानी कि ये कॉस्टली पड़ेगा। तो ऐसे क्षेत्रों में फोटोवोल्टिक सेल्स की सहायता से हम लोग बिजली को पैदा कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर 2, दिस टेक्निक इज ऑल्सो टोटली फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। इस टेक्निक से अगर बिजली पैदा की जा रही है तो इससे किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता। पॉल्यूशन तो तब होता है जब थर्मल पावर या हाइड्रो पावर प्लांट्स के द्वारा बिजली पैदा की जाती है, जैसे कि आप देखेंगे अगले क्वेश्चन में। गिव द एडवर्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स। थर्मल प्लांट्स या हाइड्रो पावर प्लांट्स का विपरीत प्रभाव क्या पड़ता है हमारे वातावरण पर, यानी कि बुरा प्रभाव क्या पड़ता है। एडवर्स एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स। पॉइंट नंबर 1, थर्मल पावर प्लांट्स एमिट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ सीरियस कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब थर्मल पावर प्लांट में कोयले की सहायता से बिजली पैदा की जाती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाहर आती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, जो कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इससे एनवायरमेंट पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस फ्लाई ऐश। इससे राख भी आती है बहुत ज्यादा। जब कोयला जलेगा तो धुएं के साथ साथ राख भी पैदा होती है। इफ नॉट यूज प्रॉपरली, और इस राख को अगर हमने प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया, कैन कॉज पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो आसपास जितने भी तालाब हैं, नदियां हैं, इन सभी वाटर बॉडीज में प्रदूषण की समस्या हमें देखने को मिलती है। लैंड एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट। साथ ही साथ ये जो राख है ये केवल और केवल पानी पर थोड़ी जमेगी, साथ में लैंड पर भी असर पड़ेगा। और अदर कंपोनेंट जैसे कि हमारे मकानों पर भी आके वो राख जमेगी, जिससे कि मकान हमारे सुंदर दिखने बंद हो जाएंगे। अर्थात पेंट जल्दी खराब होगा, उसको फिर बार बार पेंट कराना पड़ेगा। एंड नंबर 3, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स अनइंटेंडेड forest and interfere with the natural
flow of water in catchment areas and the river basins which cause ecological imbalances. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की वजह से जंगलों को बहुत ज़्यादा काटना पड़ता है और साथ ही साथ जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो पानी बह रहा है, उसे रोक दिया जाता है, जिसे बोलते हैं बांध बनाना, यानी कि पानी को बांध देना। और पानी को फिर बहुत ज़्यादा ऊंचाई से टरबाइन्स पर छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। लेकिन इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, यानी कि जो वातावरण में प्राकृतिक जो चीजें हैं वो सब बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जंगलों की कटाई और साथ ही साथ जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर है उसे इंसान बिगाड़ रहा है बिजली पैदा करने के लिए। अगर हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो इस प्रकार का हमें इम्बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ इंटरजेनरेशनल इक्विटी इन द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में इंटर जनरेशनल इक्विटी के बारे में जो बात कही गई है उसे हमें एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग बात करते हैं इस बारे में कि जिस प्रकार से रिसोर्सेज प्रेजेंट जनरेशन को मिले हैं, आने वाली जनरेशन को भी रिसोर्सेज उसी प्रकार से मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम तो रिसोर्सेज का खूब ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा, लेकिन आने वाली जनरेशन को रिसोर्सेज देखने को ना मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कहलाता है इंटर जनरेशनल इक्विटी। इट बिकम्स द मोरल ड्यूटी ऑफ प्रेजेंट जनरेशन टू हैंड ओवर द अर्थ टू द फ्यूचर जनरेशन इन गुड फॉर्म। जिस फॉर्म में अर्थ हमें मिला था, यानी कि इस जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को भी हमें अर्थ को, यानी कि पृथ्वी को, उसी फॉर्म में प्रदान करना है। Therefore, if the resources are overused or misused, they will deplete so fast that the production capacity of the future generation would not be sustainable. अगर हमने रिसोर्सेज को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया या उनका गलत इस्तेमाल किया, मिसयूज किया उनका, तो इससे रिसोर्सेज बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और आने वाली जनरेशन को रिसोर्सेज मिलेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से आने वाली जनरेशन की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होगी वो अपने आप कम हो जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य यह है कि जिस प्रकार से वेलफेयर हो रहा है रिसोर्सेज की वजह से हम लोगों का, उसी प्रकार से आने वाली जनरेशन को भी वो रिसोर्सेज उसी प्रकार से मिले और उनका भी कल्याण हो। इट डज नॉट मीन हिंडरिंग द एग्जिस्टिंग पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आर्थिक विकास करना बंद कर दें, बट रिफर्स टू अ जुडिशियस और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन हमें रिसोर्सेज का यूज करना है न्यायपूर्वक, यानी कि बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, उनको बर्बाद नहीं करना है। In such a manner that pace of economic growth sustains with intergenerational equity। अर्थात हमें रिसोर्सेज का प्रयोग इस प्रकार से करना है कि विकास भी लगातार होता रहे, लेकिन आने वाली जनरेशन को सैक्रिफाइस ना करना पड़े। यानी कि रिसोर्सेज आने वाली जनरेशन को भी उतने ही मिलने चाहिए जितने कि हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो जो कदम उठाए गए हैं उनके बारे में हमें यहां पर बताना है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट नीड्स टू बी डन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेली, अ लीडिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट। एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्री है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है, हरमन डेली। उसके मुताबिक किस किस चीज की आवश्यकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए।
According to Arvind Dalia, leading environmental economists, to achieve sustainable development, the following steps must be taken. तो ये वो कदम है जो हमें उठाने चाहिए. पॉइंट नंबर 1, लिमिट द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अ लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में कचरे को एब्जॉर्ब करने की एक शक्ति है जिसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट. हमें उस शक्ति का ध्यान रखना है. वो कैसे? पॉपुलेशन को कंट्रोल करके. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, प्रोडक्शन और कंजम्पशन उतना ज्यादा होगा, जिसकी वजह से गार्बेज उतना ही ज्यादा निकलेगा. तो हमें देख लेना चाहिए पृथ्वी की क्षमता क्या है गार्बेज को एब्जॉर्ब करने की. अगर हम लोग उससे ज्यादा गार्बेज निकाल रहे हैं तो फिर हम लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि यही तो कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ पॉल्यूशन में. और ये पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? पॉपुलेशन की वजह से. तो अगर हम चाहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी कि अर्थ को हम लोग उसी फॉर्म में प्रदान कर सके आने वाली जनरेशन को जिस फॉर्म में की अर्थ हमें मिला था, तो जरूरत है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की और इस बात को ध्यान रखने की कि अर्थ में यानी कि एनवायरमेंट में केयरिंग कैपेसिटी क्या है. नंबर 2, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग. हमें टेक्नोलॉजी को इस प्रकार से आगे बढ़ाना है जो कि इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यानी कि रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करने की. उनको वेस्ट नहीं करना है. उनको जब रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाता है तो वही कहलाता है इनपुट एफिशिएंट. हमें इनपुट्स को कंज्यूम नहीं करना है बल्कि उनका बेहतर प्रयोग करना है. नंबर 3, रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस. दैट इज द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड रेट ऑफ रीजनरेशन. जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको दोबारा पैदा किया जा सकता है, जैसे कि वुड, ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसे दोबारा पैदा किया जा सकता है. वाटर, लेकिन हमें इन्हें इस प्रकार से कंज्यूम करना है कि जिस रेट से हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो रेट ज्यादा ना हो जाए कहीं उनके प्रोडक्शन से. अर्थात जो रीजनरेशन का रेट है, जिस रेट से, जिस स्पीड से वो रिसोर्सेज दोबारा पैदा हो रहे हैं, उससे ज्यादा हमको उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है. और यही बात लागू होती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए भी. फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रेट ऑफ डिप्लीशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को तो दोबारा पैदा किया ही नहीं जा सकता, लेकिन इनके सब्स्टिट्यूट्स तो बनाए जा सकते हैं. तो जिस स्पीड से इनके सब्स्टिट्यूट्स हम लोग खोज रहे हैं, इनको कंज्यूम करने का रेट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड नंबर 5, इनएफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड. यानी कि प्रदूषण से जो भी इनएफिशिएंसीज पैदा हुई हैं एनवायरमेंट में, हमें उन्हें भी सही करना है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द मेजर चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरमेंट. भारत में जो वातावरण है उसके लिए हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, अर्थात समस्याएं क्या क्या है एनवायरमेंट को लेकर. यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, हाईलाइट एनी 4 सीरियस एडवर्स एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया. विकास के पथ में एनवायरमेंट को लेकर कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, क्योंकि अगर विकास करते हैं तो एनवायरमेंट पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है. वो किस प्रकार से पड़ रहा है, उसके 4 हमें यहां पर सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स बताने हैं. मेजर चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरमेंट. पॉइंट नंबर 1, लैंड डिग्रेडेशन. यानी कि जमीन जो है उसकी क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है. लैंड इन इंडिया सफर्स फ्रॉम वेराइंग डिग्री एंड टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन स्ट्रीमिंग मेनली फ्रॉम अनस्टेबल यूज एंड इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. जमीन की जो क्वालिटी खराब हो रही है वो अलग अलग तरीके से हो रही है और अलग अलग डिग्री पर हो रही है.
क्योंकि जमीन का अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। अनस्टेबल यूज है जमीन का, कोई स्टेबल यूज नहीं है। और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी अच्छी नहीं है भारत में। सम ऑफ द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, जमीन की जो क्वालिटी खराब होती जा रही है उसके पीछे कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण लॉस ऑफ वेजिटेशन अकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। लगातार जंगलों की कटाई की वजह से हम लोग वनस्पति को खो रहे हैं, अर्थात जो जंगलों में पेड़ पौधे उगते हैं उनकी जो उगने की क्षमता उसे हम लोग खत्म कर रहे हैं। कैसे? जंगलों की कटाई करके, जिसकी वजह से लैंड की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है। नंबर बी, एनक्रोचमेंट इनटू फॉरेस्ट लैंड्स। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, यानी कि किसी भी जमीन को घेर लेना। लोग जंगलों की जमीन घेर रहे हैं, जिसकी वजह से जंगलों की कटाई करनी पड़ रही है। लोग जंगल काट रहे हैं और लगातार वहां पर बिल्डिंग्स और अपनी फैक्ट्रीज बनाते जा रहे हैं, और वो लीगली नहीं घेर रहे हैं, इलीगली। जब किसी जमीन को इलीगल तरीके से घेरा जाता है तो वही कहलाता है एनक्रोचमेंट। एंड पॉइंट नंबर सी, फॉरेस्ट फायर्स। गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लग जाती है, जंगल के जंगल जल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी वनस्पति तो खोती ही है, साथ ही साथ जो जमीन की क्वालिटी है वो भी खराब हो जाती है। आने वाले समय में कई सालों तक वहां पर कुछ पैदा ही नहीं होता। एंड ओवर ग्रेजिंग, क्योंकि भारत में पशुधन बहुत ज्यादा है, जंगली जानवर और पालतू जानवर वो भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ओवर ग्रेजिंग होती है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब जो लोग छोड़ देते हैं अपने जानवरों को घास चरने के लिए, वो घास के साथ साथ हमारी इंपॉर्टेंट वनस्पतियों को भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन की जो क्षमता है चीजों को दोबारा पैदा करने की वो कम हो जाती है। कंटिन्यूड, यही क्वेश्चन भी आगे चलेगा। पॉइंट नंबर 2, बायोडायवर्सिटी लॉस। India habitates approximately 17% of the world's human and 20% of livestock population on a mere 2.5% of the world's geographical area. पूरे वर्ल्ड में जितने भी पॉपुलेशन है उसका 17% लोग भारत में रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी जानवर हैं, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है उसका 20%, यानी कि 1/5, 1/5 भारत में है। और जमीन का हिस्सा भारत के पास केवल 2.5% है। पूरे वर्ल्ड का केवल 2.5% एरिया 2.5% भारत के पास है, लेकिन पॉपुलेशन 17% है और लाइव स्टॉक पॉपुलेशन 20% है। यही कारण है कि इंडिया में रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये मजबूरी है पॉपुलेशन की वजह से। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, सॉयल इरोजन। जमीन की जो ऊपरी सतह है उसका वहां से हट जाना, या तो हवाओं के कारण, बहुत तेज हवाएं आती हैं जिसकी वजह से जमीन की जो ऊपर की परत है जिसमें उपजाऊ तत्व होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, वो भी उड़ जाते हैं मिट्टी के साथ साथ। या फिर बाढ़ की वजह से, ज्यादा बारिश की वजह से जो जमीन की ऊपरी सतह है वो वहां से बह जाती है। इसे ये कहा जाता है सॉयल इरोजन। सॉयल इज बीइंग इरोडेड एट अ रेट ऑफ 5.3 बिलियन टन्स अ ईयर फॉर द एंटायर कंट्री। हर साल पूरे भारत में 5.3 बिलियन टन्स, इतनी जो मिट्टी है वो जमीन की ऊपरी सतह से उड़ जाती है, खत्म हो जाती है, कहीं और चली जाती है उड़कर, भारत में तो नहीं रहती। या तो समुद्र में मिल जाएगी, नदियों में मिल जाएगी बह करके पानी के साथ साथ, या फिर उड़कर पहाड़ों पर पहुंच जाएगी दूसरे देश में। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ड्यू टू इरोजन ईच ईयर रेंजेस फ्रॉम 5.8 टू 8.4 मिलियन टन्स। और गवर्नमेंट के मुताबिक जो हम लोग अपने न्यूट्रिएंट्स खो रहे हैं इसी वजह से,
कि हमारे भारत की जो मिट्टी है वो अपनी ऊपरी सतह को छोड़ देती है और यहां से कहीं और चली जाती है। हर साल 5.8 मिलियन टन से ये 8.4 मिलियन टन के बीच में है। नेक्स्ट, एयर पॉल्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू वेहिकुलर पॉल्यूशन इन अर्बन सिटीज। शहरी क्षेत्रों में गाड़ियां इतनी ज्यादा हो चुकी हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि गाड़ियां अधिकतर पेट्रोल से चलने वाली हैं, अधिकतर, और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी तो पॉल्यूशन करेगी ही करेगी। और अधिकतर जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें तो ये हाल है कि सांस लेना भी दुर्लभ है इंसान के लिए। इन इंडिया एयर पॉल्यूशन इज वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरियाज। ये प्रॉब्लम ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को ज्यादा नहीं मिलती, ये प्रॉब्लम होती है शहरों में। गाड़ियां हैं शहर में ज्यादा, वेयर व्हीकल्स आर मेजर कंट्रीब्यूटर्स। और एयर पॉल्यूशन में ज्यादा बड़ा योगदान जो है वो योगदान है व्हीकल्स का, गाड़ियों का। अब चाहे वो बसेज हो, कार हो, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी हो, बाइक्स हो। वेहिकुलर इमिशन आर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न सिंस दीज आर ग्राउंड लेवल सोर्सेज। अर्थात गाड़ियों से जो पैदा होने वाला पॉल्यूशन है उस पर ज्यादा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यही जड़ है एयर पॉल्यूशन का, एंड दस हैव द मैक्सिमम इंपैक्ट ऑन द जनरल पॉपुलेशन। और जनरल पॉपुलेशन के द्वारा इसी को अधिक से अधिक यूज किया जाता है। इसीलिए जो व्हीकल से निकलने वाला पॉल्यूशन है वो भी हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है, जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इंडियाज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पोज अ डिकोटोमी। दे आर पॉवर्टी इंड्यूस्ड and at the same time due to affluence of living standards. Is it true? डिकोटॉमी का मतलब होता है कि जब कोई दो चीजें एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हो, यानी कि उनका एक दूसरे पर बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़े। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि हमें देश में लोगों की गरीबी दूर करनी है, तो फिर हम लोग एनवायरनमेंट को नहीं बचा पा रहे हैं। और अगर हम लोग एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं तो फिर हम लोग देश की तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। यस, दिस इज ट्रू दैट इंडियाज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पोज अ डिकोटोमी। दे आर पॉवर्टी इंड्यूस्ड एंड एट द सेम टाइम ड्यू टू एफ्लुएंस इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। वाइड-स्प्रेड पॉवर्टी हैज लेड टू डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। भारत में बहुत ज्यादा गरीबी होने के कारण जंगलों की कटाई हो रही है। एज द पुअर पीपल इन द रूरल एरियाज आर कंपेल्ड टू कट ट्रीज फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड एंड फॉर यूज एज फ्यूल। यानी कि भारत में जो गरीब लोग हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, वो अपने घर में लकड़ी जलाने के लिए जंगलों की कटाई कर रहे हैं। खाना पकाने के लिए लकड़ी जलानी पड़ती है, और लकड़ी कहां से आएगी? जंगलों से आएगी। और साथ ही साथ वो उस लकड़ी को बेचकर भी अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं। सिमिलरली, ग्रोइंग डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू एफिलियंस इन लिविंग स्टैंडर्ड्स इन द अर्बन एरियाज। और शहरों में भी जो लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज को लगातार एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। is also equally responsible for the present environmental degradation। और ये भी एनवायरमेंट को खराब ही कर रहा है। यानी कि गरीबी के कारण भी एनवायरमेंट खराब हो रहा है, और शहरों में जो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज का अधिक से अधिक एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उससे भी एनवायरमेंट खराब हो रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ कैन द प्रेजेंट जनरेशन प्रमोट डेवलपमेंट। यानी कि हम लोग किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं
विकास को। द प्रेजेंट जनरेशन कैन प्रमोट डेवलपमेंट दैट एनहेंसेस द नेचुरल एंड बिल्ड एनवायरमेंट इन वेज दैट आर कंफर्टेबल विद। पॉइंट नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल असेट्स। प्रकृति ने हमें जो भी संपत्ति दी है, हमें उस संपत्ति को बचाकर रखना है। नंबर 2, प्रिजर्वेशन ऑफ द रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड्स नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम। और जो भी रीजनरेटिव कैपेसिटी है हमारे एनवायरमेंट में, हमारे अर्थ में, हमें उसे भी बचाना है। नंबर 3, अवॉइडिंग द इंपोजिशन ऑफ एडिड कॉस्ट और रिस्क ऑन फ्यूचर जनरेशन। आने वाली जनरेशन को हमें जोखिम में नहीं डालना, या ऐसा भी नहीं करना कि आने वाली जनरेशन को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े उन्हीं रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए जो हम लोग फ्री में यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगले सेशन में और भी थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तब तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनका बार बार रिवीजन कीजिए और लिख लिख कर रिवीजन कीजिए। थैंक यू।